वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा आमजन की सुविधा हेतु प्रत्येक मंगलवार को काशीपुर क्षेत्र में जनता दरबार लगने का फैसला लिया था, जिस क्रम में आज एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा द्वारा काशीपुर क्षेत्र में आमजन और पीड़ितों के लिए जनता दरबार लगाया गया। आपको बता दें, जनता दरबार में आए लोगों द्वारा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, क्षेत्रीय समस्या एवं नशे से संबंधित समस्या को एसएसपी के समक्ष रखा गया, जहां जनता द्वारा बताई गई समस्या को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनके द्वारा निराकरण हेतु संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई के दौरान एसपी अभय प्रताप सिंह कोतवाल, विक्रम राठौर, नरेश चौहान कोतवाल बाजपुर थाना कुंडा, हरेंद्र चौधरी, जसवीर चौहान आदि थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष सहित रीडर व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सर, मैंने आपको कितने सारे कागज दिए। उत्तराखंड में 20 युवक युवतियों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में बाजी मारकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं काशीपुर तहसील को 8 नए लेखपाल मिले हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले तहसीलदार पंकज चंदोला व नगर आयुक्त विवेक रॉय को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नए लेखपालों को नगर आयुक्त विवेक राय के द्वारा कार्य के प्रति सजग और ईमानदारी से बने रहने के गुण दिए गए। काशीपुर तहसील में लेखपाल के नए पदों पर कार्यभार संभालने वालों में अमित, कल्पना, सुनील कुमार, भूपेंद्र कुमार, बंगाल सिंह, अनूप सिंह, मोहम्मद अकरम और रोहित शर्मा हैं। यह सभी देहरादून, काशीपुर, नैनीताल व उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से निवास रखते हैं, जिनकी कामयाबी पर तहसीलदार पंकज चंदोला एवं नगर आयुक्त विवेक राय के द्वारा शुभकामनाएं दी गई। लेकिन जब रखे रह जाएंगे तो सेवा अधिकार नियम के तहत दिया है। रिक्रूट्स आने का मतलब है कि बहुत सारे परिवार हैं जिनको रोजगार मिला है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके लगातार जो रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको मंजिल मिली है। और इस मंजिल मिलने का परिणाम है कि जब कार्यालयों में कार्मिक होंगे, फील्ड में कार्मिक होंगे, तो अंततः सुविधा जो है जनता को मिलेगी। इसमें जनहित जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप अभी हमारे पास ये नए रिक्रूट बैठे हुए हैं, 8 पटवारी हैं, इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके फाइनली नियुक्ति प्राप्त कर ली है। तहसील काशीपुर में इनको नियुक्त किया गया है। मुझे भी इन बच्चों को प्रशिक्षित करने का सौभाग्य मिला, इसलिए इनको हमसे लगाव है। वैसे भी रेवेन्यू सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसमें ये होता है कि सीनियर ऑफिसर्स के बाद जा करके कड़सी काल करते हैं, कुछ जो है उनसे अनुभव उनका लेते हैं। उसी क्रम में ये लोग आए हैं। इनको मेरा आशीर्वाद है। इनको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी अड़चन में पड़ जाते हो, याद करो, हम आपके काम आएंगे। और तहसील को जब ये 8 कर्मचारी मिल गए, निश्चित रूप से तहसील के जो निवासी हैं, नगर के जो निवासी हैं, उनके कार्य और तेजी से होंगे। जिस प्रकार से एक पटवारी के पास 2-2, 3-3 क्षेत्र थे, तो कुछ लोगों को थोड़ी असुविधा होती थी, इंतजार करना पड़ता था। अब इंतजार की दुनिया थोड़ा सीमित होंगी और निश्चित रूप से नए बच्चे आए हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, प्रशिक्षित होकर के आए हैं। इसके लिए हमें अपने सरकार का शुक्रगुजार करना चाहिए। लोक सेवा आयोग को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी तेजी से, इतनी संख्या में भर्ती करके हमें अधिकारी कर्मचारी दिए हैं। उसका प्रभाव मैंने हमारे लोक सेवा आयोग है धन्यवाद करना चाहूँगा और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हमने किया है, चयन किया है। और मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठाधारी करूँगा और हमें जितना भी हो सके समय रहते लोगों की सेवाओं के हमेशा काम के लिए जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं प्रमाण पत्र और सही से समय रहते उनका जारी करने की कोशिश करेंगे। खासकर में कितने लेखपालों को जो है सेवा करने का मौका मिला है? अच्छा लग रहा है और मतलब एक लोक सेवक का पद है, कोशिश करेंगे अपनी पूरे ईमानदारी से कार्य करने की। मतलब कितने लेखपालों को यहाँ भर्ती कराया गया है काशीपुर में? ऐसे 20 पद खाली है, 20 पद है, टोटल 20 पद है लेखपाल के। इसमें से 9 अभी कार्यरत है और 8 लोग नए आए हैं, तो 8 लोग नए आए हैं।
काशीपुर के थाना आईटीआई के अंतर्गत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के आदेश पर थाना आईटीआई क्षेत्राधिकारी काशीपुर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार कोश्यारी थाना आईटीआई के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आलू फार्म, आईजीएल तिराहा, चैती चौराहा, जसपुर खुर्द में होटल, ढाबों, ठेलों व सार्वजनिक स्थानों आदि की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उक्त स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को थाना लेकर आए, जिनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को थाने पर लाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठाकर शराब पीने के दुष्परिणाम से अवगत कराकर हिदायतें देकर शराब का सेवन करने वाले 7 व्यक्तियों का 81 पुलिस एक्ट में चालान कर 1750 रुपए वसूले गए तथा 2 लोगों का 83 पुलिस एक्ट में 10-10 हजार रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। पौड़ी में बीते कुछ दिन पूर्व हुए सड़क हादसे के बाद अब जिलाधिकारी ने नेपाली मूल निवासियों के बन रहे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल कुछ दिन पूर्व पौड़ी के सिरौली क्षेत्र में एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नेपाली मूल का था और इस हादसे के बाद चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने नेपाली मूल वासियों के बन रहे आधार कार्ड और आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर दिखाने से बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस पर सवाल उठाए हैं, जिस पर अब डीएम ने परिवहन विभाग और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कमेटी गठित कर इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। ये जो मैटर अभी आप लोग मेरे संज्ञान में ला रहे हैं कि एक ड्राइवर के द्वारा न केवल यहाँ वाहन चलाया गया और उसके द्वारा 2 बच्चों को कुचला गया या घायल किया गया, तो इस क्रम में आरटीओ और एडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से आधार कार्ड अगर इनके बने, अगर उनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लिए गए हैं, वो यहाँ पे वाहनों को चला रहे हैं, तो नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की। मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है, उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है, तो आधार उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। ये जो परसों की घटना हुई और जब हमें पता चला कि नेपाली चालक है, तो हमने उसके लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे निर्गत होता है, इसके लिए आज हम आरटीओ विभाग में गए और आरआई से मिले हम वहाँ पे जाके। तो उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है यहाँ पे उसका हम लाइसेंस बना देते हैं। तो अब विदेशी मूल से आने वाले लोगों के यहाँ आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं ये उनको जानकारी नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। इस तरीके से एक तरफ हम मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ बाहर से आने वाले लोग अपना आधार कार्ड यहाँ बना चुके हैं, लाइसेंस यहाँ बना चुके हैं। आने वाले समय में क्या गारंटी है कि वो अपना स्थायी निवास और मूल निवास यहाँ नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस पर शासन प्रशासन जो है वो मौन बैठा हुआ है आज तक। एक कोई वेरिफिकेशन जब ये चीज़ें होती हैं तो इनमें पता ही नहीं चलता है कि भाई किस आदमी के डॉक्यूमेंट आपने कैसे बना लिए। हम इस प्रदेश के हैं, हमने यहाँ जन्म लिया और हमारी यहाँ ज़मीन है, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट बने हैं। जिस व्यक्ति ने यहाँ जन्म नहीं लिया, जो इस प्रदेश का नहीं है, जिसकी यहाँ धरती नहीं है, वो भूमिहीन है, केवल काम करना है, उसके भी वही सारे डॉक्यूमेंट है। ये फेलियर किसका है? ये प्रशासन का, डिपार्टमेंट का फेलियर है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि अभी जब ये मूल निवास भू कानून की बात उठ भी रही है तो आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बनेगा। जिन लोगों के सारे डॉक्यूमेंट, उनका बिजली का बिल बन चुका है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनका डीएल है, आरसी निर्गत हो रही है, सारी चीज़ें तो है, अब केवल ज़मीन ही तो बाकी बची है जो उन लोगों को खरीदनी है। और जिस दिन अगर ये चीज़ें होंगी तो आप देखिए ना कि क्या स्थिति होगी इस प्रदेश की। बुक्सा जनजाति स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में होने वाली तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंडी समिति उपाध्यक्ष लाखन सिंह एवं रूपपुर पूर्व ग्राम प्रधान कन्हैया सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर मेले की रूपरेखा को साझा किया गया। इस दौरान राकेश सिंह ने बताया कि आराध्य श्रद्धेय राजा जगत देव बुक्सा जनजाति स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाना है। यह मेला दल बाबा मंदिर जगत देव के स्मारक स्थल पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया बुक्सा जनजाति का चौथा ऐतिहासिक मेला होगा, जिसमें बुक्सा जनजाति के हजारों लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। संरक्षण मंडल में देख लो, संरक्षण मंडल बहुत बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। का कार्यक्रम हमारा जो इस जिले में निवासरत बुक्सा जनजाति है
उस बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगतदेव सिंह जी की स्मृति में एक मेले का आयोजन 26 दिसंबर को हर वर्ष किया जाता है। उस मेले से संबंधित ही ये बैठक हमने रखी थी और ये प्रेस वार्ता भी हमने रखी है। 26 दिसंबर का जो मेला हम आयोजित करते हैं, इस बार हम उस मेले को 2 दिवसीय कर 26 और 27 का करने जा रहे हैं। और इस बार हम उस मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जोड़ने जा रहे हैं। जैसे नशे के विरुद्ध हम एक उसमें नुक्कड़ नाटक उस मंच में दिखाएंगे और हमारे जो युवा वर्ग है जनजाति का, वो कहीं ना कहीं नशा छोड़कर और चीज़ों से जुड़े, जैसे खेल, तो खेल की भावनाओं को देखते हुए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन एक बहुत बड़े स्तर पर हम वहाँ 24 और 25 तारीख को कराएंगे। जो टूर्नामेंट 24 को शुरू होगा, 25 को हम उसका फाइनल करा लेंगे और 26 को हम उसका पुरस्कार वितरण करेंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें हमने इसमें इस बार नहीं जोड़ी हैं। इस बार अनेक प्रकार की झांकियाँ दिखाई जाएंगी और जो मेले में हम लोग बुक्सा जनजाति की जो ढलैया बनाई जाती है और कई चीज़ें हैं जो शायद आम लोगों ने नहीं देखी होंगी, उसकी भी स्टॉल लगाए जाएंगे। और जो हम लोगों के व्यंजन बनते हैं खाने के लिए, शायद अदर कास्ट ने नहीं खाए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो उसका भी स्वाद चखने को मिलेगा। इस बार व्यवस्था पुलिस फोर्स की व्यवस्था है 7 से 10 के आसपास में, 7 से 1000 के पहुँचेगी। उत्तराखंड में जनजाति तो उधम सिंह नगर में है, बाजपुर में है, काशीपुर में है, गदरपुर में है, ये तो आएंगे ही आएंगे। बाहर से जनजातियाँ जैसे हरिद्वार में है और अपना देहरादून में है, तो उन लोगों से भी संपर्क है, वो भी इस बार पहुँचेंगे। उसमें नुक्कड़ सभा के द्वारा, नाटक के द्वारा उन्हें दिखाया जाएगा और उसी के उपलक्ष्य में वॉलीबॉल का मैच कराया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे खेल को अपनाएं, ना कि नशा को अपनाएं। श्रद्धेय राजा जगतदेव स्मारक पार्क दलपुरा मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से एक भव्य मेले का हम आयोजन करने को जा रहे हैं। उसमें हमारे समाज के अग्रणी लोग जो समाज की हर समय सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो सभी लोगों के मन में बहुत उत्साह और उमंग है। हमारा एक उद्देश्य है कि जनजाति समाज को किस तरह से एकत्रित किया जाए और जागरूक किया जाए। उसमें हम हर गांव में जाकर के एक सभा का एक आयोजन करेंगे और सभा के माध्यम से सभी को आमंत्रित भी करेंगे ताकि मेले का भव्यात्मक रूप दिया जाए। 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की स्मृति में एक मेले का आयोजन होता है, जिसके निमित्त आज यहाँ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक मेला है हमारा और पूरा समाज इसमें सहयोग करता है और सब लोग मिलजुल कर इस मेले को सफल बनाते हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने बैठक की है कि उसकी व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखनी हैं। इसीलिए जो है, जैसे कि हमारे युवाओं को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, जो कि 2 दिवसीय होगा और उसका जो पुरस्कार वितरण है, मेले के प्रथम दिन उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कुछ हमारे व्यंजनों की प्रदर्शनी भी स्टॉलें यहाँ पर लगेंगी और बुक्सा जनजाति महोत्सव में जो टीमें प्रतिभाग करती हैं देहरादून में, उनसे हमारी वार्ता चल रही है कि वो टीमें आकर यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना दें और मेले को भव्य रूप से सफल बनाएं। विकास नगर के तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद एवं पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शमी प्रकाश द्वारा आहुति दी गई, जिसमें विकास नगर पालिका क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार व विधायक के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए शमी प्रकाश ने कहा कि जिस प्रकार से ढोल नगाड़े
बजाकर भारतीय जनता पार्टी व विधायक द्वारा 533 करोड़ रुपए की योजना का प्रचार कर भारत की पहली ऐसी योजना बताई जा रही थी। वह योजना पूर्ण रूप से विफल है। आपको बता दें, इस योजना में शहर की आधी आबादी को जोड़ा नहीं गया, जिस कारण स्थानीय लोगों में इस योजना से वंचित रहने पर भारी रोष है। इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव विकास शर्मा, जिला महासचिव राजीव शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंदेल, ITA के प्रदेश उपाध्यक्ष बलजीत सिंह, निवर्तमान सभासद लवलेश शर्मा सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित रहे। 500 करोड़ की योजना हम लोगों ने शहर की मंत्री भी हैं हमारे डॉक्टर से अभी शहर के अंदर 533 करोड़ की योजना लागू होने की बात हुई है, जिस पर काम करने की बात हो रही है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी खामी है कि हमारी एक बड़ी आबादी केसरबाग, बाबूगढ़, मंडी चौक से उधर उस योजना को लागू नहीं किया जा रहा। उसमें सीवरेज लाइन नहीं बिछ रही है, जिससे वो उस योजना से वंचित हो रहे हैं। और ये बहुप्रतीक्षित योजना थी, जिसका लाभ सबको मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी योजना में दोबारा नई चीज़ें हो सकती हैं। अब उनका कहना ये है कि इसमें लेबल नहीं मिला, तो ये बड़ी तकनीकी खामी है कि किस लिए नहीं मिला। जब 533 करोड़ रुपए की योजना लग रही है शहर के अंदर, तो उन सब चीज़ों को लेकर आज शम्मी प्रकाश जी ने यहाँ पर प्रेस रखी और विस्तार से उन बातों को, उन खामियों को बताया है। सर, कौन से क्षेत्रों को गढ़ हो गया, मंडी चौक से आगे पूरा क्षेत्र छोड़ दिया गया है, केसरबाग छोड़ दिया गया है, दिनकर विहार छोड़ दिया गया है, वार्ड नंबर 6 का हिस्सा छोड़ दिया गया है। और जो पुरानी लाइनें जो पुराने शहर के अंदर बनी हुई हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा। तो क्यों नहीं छेड़ा जाएगा, उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाएगा? अगर वही नहीं दुरुस्त करोगे तो योजना लगाने का कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस को क्या जिन उद्देश्यों के लिए कार्य होते हैं, अगर वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहे हैं तो ये देखा जाएगा। ये लगता है, स्पष्ट दृष्टा ये लगता है कि निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य हो रहे हैं, पैसे की बंदरबाट हो रही है, सब योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, 533 करोड़ की योजना बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी योजना में इतना छोटा काम क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारे नए जो ग्राम पंचायतों से शहर में जो हमारे वार्ड जुड़े, वार्ड पंचायतें थी, बाबूगढ़, केसरबाग, जो इधर से सारी पंचायतें जुड़ी, रसूलपुर जुड़ी, सब जुड़ी, तो उनके लिए वो तो महत्वपूर्ण, उन्हें जोड़ने के लिए होना चाहिए था ना। शहर में तो पुरानी लाइन थी, काम चल रहा था, लेकिन अगर हम सब चीज़ों को इकट्ठा करें तो उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सीवरेज, जहाँ पे सीवरेज है ही नहीं, तो अगर आप उन्हीं को वंचित कर रहे हैं तो काहे की बड़ी योजना और काहे की महत्वपूर्ण योजना, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तरीके से काम को किया जाए और आदमी को यह सोच लिया है कि हमें लेवल भी मिलाना है, हमें पंपिंग स्टेशन भी मिलती है, तो ज़मीन भी मिल जाती है, सब चीज़ें मिल जाती है। इतने बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं और सारी चीज़ें बाईपास हो रही हैं, तो ज़मीन लेके ही निकल रहे हैं। वो एक शहर के अंदर पंपिंग योजना के लिए ज़मीन नहीं मिल रही, इससे अच्छा मजाक मैं समझता हूँ कोई दूसरा नहीं है। क्या लगता है? अब देखिए, आपके सामने उन्होंने रोड का वादा करा था, कहा था 10 करोड़ का बजट सैंक्शन हो गया, बरसात के बाद काम लग जाएगा। तो कहाँ है काम? कोई टेंडर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तो क्या माना जाए इसमें? यही माना जाएगा। आप लोग आकलन करो कि आदमी क्या कह रहा है और क्या हो रहा है। बताओ, जमीन में उतारा, यदि इस आबादी को छोड़ दिया जाएगा तो आगे क्या कदम होंगे? जा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस की नीति हर एक का अगर अहित हो रहा है उसके साथ खड़े होने की है। वो इससे पूरी तरह से असंतुष्ट है और जो भी जन आंदोलन हम करेंगे उनको साथ लेकर, उनको विश्वास में लेकर किया जाएगा। निकाय चुनाव, देखिए, निकाय चुनाव से तो सरकार भाग रही है, ये तो जग जाहिर है। 1.5 साल हो गया लोकतंत्र में, अब ये निकाय चुनाव ही कराने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों भाग रही है, क्या भाग रही है, इनके जनप्रतिनिधि जवाब देंगे। लेकिन जो दिख रहा है वो तो उसमें भी, निकायों में भी बंदरबाट हो रही है, क्योंकि लोकल बॉडी होती है, चेयरमैन होता है, सभासद होते हैं, तो तरीके से बजट को खर्च करते हैं। आज जहां आवश्यकता नहीं है वहाँ सड़कें उखड़ रही हैं, बजट ठिकाने लगाया जा रहा है, तो कौन उस बजट को, कौन उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है? तो हमें तो लगता है इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि कितना पैसा इसमें खाया जाए, कितना इसकी बंदरबाट की जाए, इसलिए निकाय चुनाव को लेट किया जा रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा टीम के द्वारा जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद विकास नगर के परिसर में बने क्रीड़ा भवन की दुर्दशा देखकर आश्चर्य जताया। इस दौरान रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा 2014 के द्वारा
75 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से उक्त भवन MDDA के द्वारा बनाया गया था, जिसे नगर पालिका परिषद को हैंडओवर किया जा चुका है। लेकिन एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी इस क्रीड़ा भवन का प्रयोग नहीं हो पाया, जिससे यह भवन शोपीस बनकर रह गया, जिससे जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्डिंगें बना करके ये खाली जो शोपीस बना रहे हैं, पूरी गंदगी आती है। इस पे खड़े हैं तो पूरा मामला जानते हैं कि आखिर है क्या पूरा मामला। प्लीज जी बताएं जरा विस्तार से। दरअसल आप देख ही रहे हैं, ये विकास जो नगर पालिका परिषद है उसके परिसर में ये क्रीड़ा भवन बनाया गया था। गत वर्ष नवंबर में इसका उद्घाटन भी हो चुका है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 2013-14 की, और ये बन करके पिछले साल तैयार हुआ। लगभग 76 लाख रुपये की कीमत से बना हुआ क्रीड़ा घर आज आप समझ सकते हैं एक शोपीस बन के रह गया और बर्बादी के कगार पे जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। हमारे तमाम जो हमारी धरोहर है, जो हमारे युवा हैं, जो खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो हम देखते हैं जिस तरह से विकास और विधानसभा क्षेत्र में तमाम तरीके के शोपीस बनते जा रहे हैं, फूलों की बात करें, चाहे हम बस अड्डे की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, आज एक चौथी लिस्ट में हमारी ये भी जुड़ गया है क्रीड़ा भवन। इस तरह से मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करना है। ठेकेदारी में कमीशन खोरी, बताइए अपनी कमीशन आपने खा ली, जनप्रतिनिधि जो भी जिम्मेदार है, अधिकारी है, लेकिन इसको जनता का लाभ, जो जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए तो कब मिलेगा। इतने बड़े भव्य बिल्डिंगें बना करके एक तरह से मैं समझता हूँ अगर इसका लाभ जनता को नहीं मिलना है तो एक तरह से पैसों की बर्बादी है, इसका कोई यूज नहीं है। सरकार हर स्तर पे लगी है कि खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। क्या खेलेगी इंडिया? आप यहीं से लगा लीजिए, एक नगर पालिका से शुरू कर लीजिए। ये हालत है, बताइए पूरा डंपिंग यार्ड इसको बना के रखा हुआ है। तो ऐसे में ये युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और तमाम जो सरकारी पैसा, चाहे केंद्र का पैसा, चाहे राज्य सरकार का पैसा, ये जनता की गाड़ी कमाई को ठेकेदारी के रूप में, उसकी कमीशन खोरी के रूप में लूटने का एक मात्र जरिया बन चुका है। जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी, हमें अभी इसमें इस बात को सरकार के समक्ष भी रखेंगे, शासन में भी रखेंगे कि जिससे इसका फायदा जनता को मिले। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना पर लापरवाही बरतने पर अल्मोड़ा डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, डीएम अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन के तहत 150 अपूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हर योजना के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो डीपीआर का अध्ययन और स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। वही जांच में लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने जनता की शिकायतों और सुझावों को जांच में शामिल करने का भी निर्देश दिया है। जनपद में कई जगह शिकायतें आ रही थी और हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पे जो विभागों ने दिया कि जो योजना इनकी पूरी हो गई, हमने इनसे पूरी लिस्ट मांगी थी। जल जीवन मिशन की लगातार समीक्षा की थी और हमने उन्हीं से मांगी कि आप बताएं कौन से काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, कौन से काम पूरे हो गए हैं। उनसे लिस्ट प्राप्त हो गई है और 150 जो योजनाएं हैं उनकी पूरे जनपद में, उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक जेई की नियुक्ति की गई है और अभियान चला के 150 योजनाओं की हम जांच करा रहे हैं। निकाय चुनाव में सरकार की देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि निकाय चुनाव में हार के डर से भाजपा निकाय चुनाव में देर कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 1 वर्ष से निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार निकाय चुनाव कराने से कतरा रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और सरकार इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। वो अखबारों में, मीडिया में ये कहते हैं मैं चुनाव लिए तैयार हूँ, चुनाव कराओ, लेकिन चुनाव से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनकी बहुत जनता से वादे करते हैं, पीछे हटते हैं। अभी हम लोगों की आपसी कुछ कमजोरी की वजह से चुनाव केदारनाथ में जीत गए, नहीं जीत हमारी थी। वो शासन प्रशासन की मदद लेके जबरदस्ती चुनाव जीतने की कोशिश की, जीत गए।
हम लोगों को शासन प्रशासन उनका है, जैसा मनमानी करते, जबरदस्ती वोट डबल हमारे कांग्रेस को वोट नहीं पड़ने देते, भाजपा जबरदस्ती वोट कोई रोकता नहीं है, इस वजह से उनकी जीत होती है। दूसरा मशीन का खेल है, सभी को मालूम है, पूरी लिस्ट को चुनाव से डरती है, पीछे हटती है। इतने आज करीब 1.25 साल से ऊपर समय जा रहा है। 2 दिसंबर का नगर पंचायत नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हुआ था और आज 2 दिसंबर फिर आ रही है। 1 साल एक पूरा हो गया है चुनाव टालते टालते इनको। बस चुनाव कराएं, अगर वास्तव में है तो निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करें। ये तन और वो जो अपना शासन प्रशासन से जो इसका फायदा उठा के जीतते हैं, उस पर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट रखे, अपनी निगरानी रखे, सही चुनाव सही टाइम पर कराए। तो सही टाइम पर चुनाव नहीं कराए, अब लेट कराने के बाद भी जो है बेईमानी से सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। निकाय चुनाव में भी और भी विधानसभा में कई जगह जो इन्होंने शासन सत्ता का दुरुपयोग किया।